morning to all the Sampurna students. Today we will do history of class 8, chapter number 2 from trade to territory. In this chapter, I'm going to tell you about how the British rule came into being in India. मीन्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिस तरीके से इंडिया में किस तरीके से ब्रिटिश आए और ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, और किस तरीके से यहाँ पे उन्होंने अपना पावर इस्टेब्लिश किया, किस तरीके से वो यहाँ पे इंडिया पर कब्जा कर लिया उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें जो कि जिस टाइम पीरियड में इन्होंने ये सारा काम किया है वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे इतने से इतने के बीच की बातें यहाँ पे बताई गई हैं। नाउ लेट्स रीड। औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। मुगल रूलर्स में जो सबसे पावरफुल था वो लास्ट औरंगजेब था, ठीक है। ही established control over a very large part of territory and that is now known as India। और वो जो है इंडिया पर टोटली established था, वो वहाँ पे मतलब पूरा रूल करता था, पूरी टेरिटरी, लार्ज पार्ट जो थी इंडिया की वो सब कुछ उसके कंट्रोल में थी। आफ्टर हिज डेथ in 1707 many Mughal governors, that is Subedars and big zamindars, began asserting their authority and establishing regional kingdoms। अब जब औरंगजेब की डेथ हो गई 1707 में, तब बहुत सारे मुगल गवर्नर्स थे जो सूबेदार्स कहलाते थे। सूबेदार्स और जमींदार ये सारे धीरे धीरे जगह को अपनी अथॉरिटी बनाने लगे, किंगडम बनाने लगे, एक पर्टिकुलर रीजन का किंग बन के बैठ गए। वहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग सूबेदार और जमींदार ने कब्जा कर लिया और वहाँ के राजा बन गए। As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center। और इस तरीके की हालत हो रही थी कि अब उसके बाद दिल्ली भी अब इफेक्टिव सेंटर की तरह फंक्शन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बहुत सारे पावरफुल रीजनल किंगडम्स बन गए थे इंडिया के अलग अलग पार्ट में, जिसकी वजह से ये जो दिल्ली थी, दिल्ली बहुत इफेक्टिव सेंटर नहीं रह गया था। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी के जो सेकेंड हाफ में, मतलब आधा बीत गया था और आधे में, however a new power was emerging on the political horizon, the British। और इस टाइम पे ब्रिटिश का राज होने लग गया था, धीरे धीरे ये पावर इमर्ज हो रही थी, बाहर आ रही थी। Did you know that the British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories? आप जानते हो कि ब्रिटिश यहाँ पे शासन करने नहीं आए थे, ब्रिटिश यहाँ पे एक्चुअली व्यापार करने आए थे, ट्रेड करने आए थे, ठीक है। How then did they come to be masters of a vast empire? और किस तरीके से फिर वो हमारे पूरे वास्ट एम्पायर पे शासन करने लग गए, मतलब ये पूरा जो इंडिया है उस पे कैसे उन्होंने कब्जा करके ट्रेड के बहाने पूरा शासन जमा लिया, पावर कर लिया पूरा एस्टैब्लिश। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। और ये पता चलेगा हमें ये चीज़ इस चैप्टर को रीड करने पर, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहादुर शाह जफर और उसके जो सन्स थे उनको अरेस्ट किया गया है बाय कैप्टन हडसन। कैप्टन हडसन है, इन्होंने इनको और उनके बच्चों को कैद कर लिया अरेस्ट किया है। और आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर। औरंगजेब के बाद कोई भी पावरफुल मुगल रूलर नहीं थे, बट मुगल एम्परर्स कंटिन्यू टू बी सिंबलिकली इम्पॉर्टेंट। फिर भी मुगल एम्परर्स जो होते थे, जो भी बनता था मुगल एम्परर, वो इम्पॉर्टेंट ही माना जाता था। इनफैक्ट व्हेन अ मैसिव rebellion against British rule broke out in 1857, Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor at that time, was seen as the natural leader। और उस वक्त जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, तो वो चीज़ जो है उस समय बहादुर शाह जफर जो थे मुगल एम्परर थे उस वक्त, और उनकी वजह उनके ही द्वारा ये चीज़ लीड की गई थी, उन्होंने ही इसको आगे बढ़ावा दिया था, इस रिवोल्ट को। Okay, once the revolt was put down by the company, Bahadur Shah Zafar was forced to leave the kingdom and his sons were shot in cold blood। यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे ही वो रिवोल्ट खत्म हुआ था कंपनी के साथ, तो क्या हुआ था, बहादुर शाह जफर को थ्रोन पर से, मतलब उनकी राजगद्दी से उनको उतार दिया गया, उनका राज छीन लिया गया और उनके दोनों बच्चों को मार दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट।
मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में ईस्ट की तरफ से आई थी, इस तरफ से, ठीक है। सो इन 1600 कब आई थी? इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East। यहाँ पे बता रहे हैं कि क्वीन एलिजाबेथ वन जो है रूलर ऑफ इंग्लैंड थी उस वक्त, उनसे उन्होंने चार्टर साइन करवा लिया। मतलब चार्टर क्या होता है? चार्टर एक रिटन परमिशन होती है जो कि उन्होंने एलिजाबेथ वन ने इनको दे दिया था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने ये चार्टर दे दिया था। सोल राइट मीन्स यहाँ पे अकेला शासन, मतलब अकेला उनको दे दिया था परमिशन कि आप अकेले यहाँ ट्रेड कर सकते हो, आपके साथ यहाँ पे दूसरा कोई ट्रेड नहीं करेगा ईस्ट से। दिस meant that no other trading group in England could compete with the East India Company। और इसका मतलब यही था, सोल राइट का मतलब कि इंग्लैंड के अलावा यहाँ पे कोई दूसरी कंपनी यहाँ पे compete आपसे नहीं कर सकती, कोई दूसरी ट्रेडिंग कंपनी आपसे compete नहीं करेगी। With this charter, the company could venture across the oceans looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at high prices। यहाँ पे बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब धीरे धीरे लैंड सर्च करने लगी थी कि कहाँ से हम कम रेट पे चीज़ें चीप रेट पे चीज़ें ले सकें, गुड्स बाय कर सकें और उसको यूरोपियन कंट्रीज में हाई रेट पे सेल कर सकें। ठीक है, तो वो ऐसी जगह ढूंढ रहे थे ताकि उनको पैसे जहाँ से भी उनको प्रॉफिट मिल रहा था वो सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इस चार्टर की हेल्प से उनको ये टेंशन तो थी नहीं, जो एलिजाबेथ वन ने उनको चार्टर दिया था उनकी वजह से वो उनको किसी चीज़ का डर नहीं था कि मेरे संग तो कोई दूसरी कंपनी कॉम्पीट करने वाली है नहीं। सो द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। अब यहाँ पे वही चीज़ बता रहे हैं कि इनको बिल्कुल टेंशन नहीं थी कंपनी को कि कोई दूसरी कंपनी इनको ओवरटेक कर सकेगी, इन पर कॉम्पीट कर सकेगी। तो क्योंकि उनको एलिजाबेथ वन के थ्रू चार्टर मिला हुआ था। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरीली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। यहाँ पे बता रहे मर्केंटाइल का मतलब क्या होता है कि एक अपना सोल राइट जो होता है, मतलब खुद का अकेले का शासन जहाँ पे दूसरा कोई कॉम्पीट करने के लिए ना हो, तो मर्केंटाइल ट्रेडिंग उसी को कहते हैं। तो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज उस समय ऐसी होती थी जो हर तरीके से प्रॉफिट को प्राइमरी पार्ट बनाती थी, जिससे कि जिसकी वजह से सारे अपने जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, जो कॉम्पिटिटर्स होते थे, उनको वो किसी तरीके से हटाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढती रहती थी ताकि वो सोल राइट उनका हो सके, और जिसकी वजह से वो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज कहलाते थे। सो दैट दे कुड बाय, और जिसके कारण वो कोई भी चीज़ कम रेट पर खरीद सकते थे और हाई रेट पर उसको सेल करते थे। ठीक है, द रॉयल चार्टर कौन सा? वो जो एलिजाबेथ वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। However, could not prevent other European powers from entering the eastern markets। ये जो चार्टर था जो एलिजाबेथ ने दिया था, ये यूरोपियन पावर्स को ईस्टर्न पार्ट्स में एंटर करने से नहीं रोक पाया, वहाँ पे वो उन्होंने अपना ट्रेड इस्टेब्लिश किया। By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa, जो इंग्लिश शिप्स थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप्स थी, वो सब कहाँ जा रही हैं? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, around the Cape of Good Hope and cross the Indian Ocean। The Portuguese had already established their presence in the western coast of India। अब ये यहाँ पहुँच रहे हैं गोवा साइड में, तो वो क्या देखते हैं? वेस्टर्न कोस्ट इंडिया का कौन सा होता है? ये जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट है, इस तरफ गोवा है, तो ये वेस्ट कोस्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से वहाँ आए वो लोग, और वहाँ उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पोर्चुगीज ऑलरेडी अपना शासन कर रहे हैं, मतलब अपने ट्रेड को यहाँ पे चला रहे हैं। ठीक है, गोवा की तरफ, मीन्स वो वेस्टर्न कोस्टल, इन द वेस्टर्न कोस्टल ऑफ इंडिया एंड हैड देयर बेस इन गोवा। इन फैक्ट इट वाज वास्को ड गामा, द पोर्चुगीज एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट टू इंडिया इन 1498। और ये पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को ड गामा ने रास्ता बनाया था, सी रूट बनाया था 1498 में, जिसकी वजह से ये पोर्चुगीज आराम से यहाँ आके ट्रेडिंग कर सकते थे। ठीक है, बाय द अर्ली 17th सेंचुरी, जो
17th सेंचुरी में भी और पहले की बात है, स्टार्टिंग में द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रेड इन द इंडियन ओशन। और ये डच भी आ गए, पोर्चुगीज आए, फिर डच आ गए। डच आ गए, उनको भी लगा यहाँ पे ट्रेड अच्छे से हो सकता है, और वो इंडियन ओशन के थ्रू ट्रेड करने लग गए वहाँ पे। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन, और फिर कुछ टाइम बाद फ्रेंच ट्रेडर्स ने भी वहाँ पे अपना जमाना चाहा ट्रेड। ठीक है। The problem was that not all the companies were interested in buying the same things। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि सभी ट्रेडिंग कंपनीज जो थी सेम चीज बाय करना चाहती थी। वो स्पाइसेस वहाँ पे ज्यादा, मतलब वो लोग ट्रेड किस चीज का करते थे, स्पाइसेस का। स्पाइसेस में भी आपके कार्डमम होता था, इलायची और काली मिर्च मतलब पेपर, ये सारी चीजें, क्लोव्स, क्लोव्स मतलब लौंग, ये सारी चीजों का ट्रेड, मतलब गरम मसाले जो होते थे उसका ट्रेड वहाँ पे ज्यादा होता था। सिनेमन, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेट्स रीड। द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। कंपनीज को सेम थिंग्स खरीदने में इंटरेस्ट था। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, मतलब कॉटन सिल्क भी प्रोड्यूस होता था इंडिया में, और उसका बहुत ही बड़ा मार्केट था यूरोप में। पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमन टू वर इन ग्रेट डिमांड, और ये सारी चीजें आपके ट्रेड में उस समय डिमांड में थी, और सभी कंपनीज को सेम चीजों का ही इंटरेस्ट था, सेम चीज वो खरीदना चाहते थे। कंपटीशन, अब कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। कंपटीशन अमंग्स द यूरोपियन कंपनीज इनएविटेबली pushed up the prices at which these goods could be purchased, and this reduced the profits that could be earned। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सबको एक ही चीज की डिमांड थी, सारी कंपनीज को एक ही चीज की डिमांड थी। तो यूरोपियन कंपनीज ने क्या किया कि प्राइस को हाई कर दिया, चीजों की प्राइस को हाई कर दिया, क्योंकि जब एक ही चीज के लिए ज्यादा डिमांड होने लगती है किसी चीज की, तो हम उसकी प्राइस को हाई कर देते हैं, और जब वो प्राइस हाई हो गया तो वो किसी तरीके का प्रॉफिट नहीं ले पा रहे थे। मींस जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किसी तरीके का प्रॉफिट नहीं ले पा रही थी, जो बाकी कंपनीज थी। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश वाज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर्स। और ट्रेडिंग कंपनीज को सरवाइव करने के लिए ये चाहिए था कि वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स को डिस्ट्रॉय करे, एलिमिनेट करे। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर लेड टू फियर्स बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। अब क्या है, अब यहाँ पे एक दूसरे को, अपने अपने कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए, अपने अपने कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट करने के लिए काफ़ी सारे बैटल्स हुए, लड़ाइयाँ हुई, ताकि एक सरवाइव कर सके। थ्रू द 17th and 18th centuries they regularly sank each other's ships। अब ये क्या क्या करने लग गए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और दूसरे को नीचे करने के लिए, ये क्या क्या करने लग गए, उनके शिप्स को डुबाने लग गए और उनके रूट्स को ब्लॉक करने लग गए, एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स। और इसी तरह से सप्लाई करने नहीं दे रहे थे गुड्स को, और ये सारी चीज़ें अपनी राइवलरी से चल रही थी। इन लोग की सारे कॉम्पिटिटर्स आपस में एक दूसरे के लिए रोक बने हुए थे, रुकावट बन रहे थे। Trade was carried on with arms and trading posts were protected through fortification। अब लोग यहाँ पे fortification करने, मतलब दीवारें बनाने लग गए, ताकि इन लोगों के आर्म्ड फोर्सेस और सारा कुछ यूज में, ट्रेड को अच्छा बनाने के लिए ट्रेडिंग कंपनीज ने क्या किया, fortification करने लग गए। This effort to fortify settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers। The company therefore found it difficult to separate trade from politics। Let us see how this happened। Now अब क्या हुआ, फोर्टिफिकेशन होने लगा, तो वहाँ के जो लोकल रूलर्स थे उनको ये बातें पसंद नहीं आ रही थी कि ये एक तो हमारे राज्य में आके फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, दीवारें खड़ी कर रहे हैं, और हमसे परमिशन भी नहीं लिया इन्होंने किसी तरीके की। मतलब अब लोकल रूलर्स को इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होने लगी, जो ब्रिटिश कर रहे थे, जो ट्रेडिंग कंपनीज कर रही थी, फोर्टिफिकेशन कर रही थी, उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि हमारे राज्य में आकर ही हमसे बिना पूछे ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। तो इसलिए ये उन लोगों को ये बातें पसंद नहीं आई, और दैट्स वाई जो कंपनीज थी उनको बहुत डिफिकल्टी हुई कि मतलब ट्रेड को पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि चलो ट्रेड करने के लिए हमें पॉलिटिक्स में भी एंट्री करनी पड़ेगी, मतलब पॉलिटिकल मैटर्स में भी वो इंटरफेयर करेंगे अब,
क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर हम पॉलिटिकल मैटर पे इंटरफेयर नहीं करेंगे तो ये रूलर्स हमें यहाँ इस्टेब्लिश नहीं होने देंगे। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले कहाँ शुरू किया ट्रेड करना? बंगाल में। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री was set up on the banks of the river Hooghly in 1651। 1600 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी अंदर आ गई थी इंडिया के, और उन्होंने 1651 में रिवर हुगली के पास क्या किया? उन्होंने फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप की। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। और उस जगह से मतलब मेन बेस बना दिया गया इस जगह को कंपनी का, और यहाँ जो कंपनी के ट्रेडर्स होते थे उनको फैक्टर्स कहा जाता था उस वक्त, जो कि सारा कुछ ऑपरेट करते थे। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस। फैक्ट्री के वेयर हाउसेस भी हुआ करते थे, वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड। जहाँ की वेयर हाउस वो होता था, ये वेयर हाउस है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेयर हाउस क्या है? तो वेयर हाउस is the place where goods for export were stored। एक्सपोर्ट करने के लिए जो गुड्स हुआ करते थे उनको स्टोर किया जाता था वेयर हाउस में। ओके। एंड इट हैड ऑफिसेस वेयर कंपनी ऑफिशियल्स सैट। और इनके ऑफिसेस भी हुआ करते थे जहाँ पे कंपनी के ऑफिसर्स बैठा करते थे। एज ट्रेड एक्सपैंडेड, और जिस तरीके से ट्रेड एक्सपैंड होता गया, बढ़ता गया, द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। और इस तरीके से जब कंपनी एक्सपैंड होने लगी, ट्रेड एक्सपैंड होने लग गया, तो कंपनी ने क्या किया? परसुएडेड मीन्स मनाना, मतलब राजी करना किसी काम के लिए। तो कंपनी ने मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को राजी कर लिया। क्या? किस लिए? कि ताकि वो फैक्ट्री के पास आके सेटल हो जाए। ठीक है, ताकि उनको भी प्रॉफिट होता रहे और वो कंपनी की रुकावट ना बने। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को भी उन्होंने अपने में मिला लिया। By 1696 it began building a fort around the settlement। और 1696 तक यहाँ पे इन्होंने फोर्ट बना लिया। 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी rights over 3 villages। यहाँ पे बता रहे हैं कि मुगल जो एम्परर्स होते थे, ऑफिशियल्स होते थे, उनको इन्होंने क्या किया? ब्राइब किया, मतलब इन्होंने उनको रिश्वत दी कि वो, मतलब कुछ पैसे दिए कह सकते हैं, कि वो उनके साथ मिल जाए और कंपनी को जमींदारी राइट्स दे दे। जमींदारी राइट्स क्या होते हैं? मतलब लैंड पर कब्जा कर लेना, मतलब टोटल लैंड की जिम्मेदारी दे देना, उसका रेवेन्यू उनके ही पास जाना, वो चीज़ होती है। तो ऐसा उन्होंने 3 गांवों के लिए किया, 3 विलेजेस के लिए वो जमींदारी राइट्स चाहते थे। वन ऑफ दीज वॉज कालीकट which later grew into the city of Calcutta और कोलकाता। पहले कालीकट कहा जाता था कैलकटा को, और उसके बाद कोलकाता उसका नाम पड़ गया। तो वो कोलकाता को सबसे पहले हासिल करना चाहते थे। एज इट इज़ नोन टुडे, आज हम कोलकाता जानते हैं उसको। इट ऑल्सो परसुएडेड, कंपनी ने और किसको परसुएड किया? मुगल एम्परर औरंगजेब को, और उनसे एक फरमान इशू करवाया। फरमान हमने पहले भी एलिजाबेथ वन का चार्टर पढ़ा था। तो चार्टर भी जो है फरमान की तरह ही होता है। फरमान बिल्कुल वही चीज होती है, एक रिटन परमिशन होती है, अ रॉयल एडिक्ट, अ रॉयल ऑर्डर। ठीक है। तो इन्होंने मुगल एम्परर औरंगजेब को भी परसुएड करने की कोशिश की, और औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब को कहा उन्होंने कि फरमान जारी कर दीजिए कि कंपनी को राइट दे दिया जाए ट्रेड ड्यूटी फ्री करने के लिए। मतलब ये लोग चाहते थे कि जो ट्रेड हो उस पर टैक्स न लगे, तो इसलिए वो चाहते थे कि ट्रेड अगर हम यहाँ पे करें तो ट्रेड ड्यूटी फ्री कर दी जाए। ऐसा फरमान करने के मतलब जारी करने के लिए औरंगजेब को कंपनी ने परसुएड किया, मतलब मनाया, राजी किया। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूअसली टू press for more concessions and manipulate existing privileges। Aurangzeb's Farman, for instance, had granted only the company the right to trade duty free, but officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. How could the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan, not protest? Now,
यहाँ पे बता रहे हैं कि कंपनी जो है अब क्या कर रही, वो हर तरीके से फोर्स कर रही थी, प्रेस कर रही थी कि मतलब लोगों इनको कंसेशन मिल जाए हर चीज़ में प्रॉफिट के लिए, मतलब वो हर तरीका अपनाना चाहते थे जिससे कि इनको प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो वो हर प्रिविलेज मतलब हर सारे प्रिविलेजेस लेना चाहते थे। तो उन्होंने औरंगजेब के फरमान के थ्रू ये सारी चीज़ें हासिल की, अपने ट्रेड को फ्री ड्यूटी फ्री करा लिया, कोई टैक्स नहीं लगाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी ना, तो वो उनको परमिशन मिल गई थी। लेकिन कंपनी के साथ उसमें जो ऑफिशियल्स थे, जो उसमें वर्कर्स थे, जो उसमें ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या किया, वो भी अपने जो पर्टिकुलर वो एक असाइड बिजनेस की तरह उन्होंने भी प्राइवेट ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, अपनी पर्टिकुलर कुछ तरीके का व्यापार शुरू कर दिया, और उस पर भी वो चाहते थे कि उनको ड्यूटी ना पे करनी पड़े। ठीक है, मतलब ड्यूटी फ्री रहे वो भी उनके लिए। तो और जब उनको पे करने के लिए कहा गया तो दे रिफ्यूज टू पे, उन्होंने पे नहीं किया, जिसकी वजह से बंगाल के रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट? अब ये सोचो कि किस तरीके से मुर्शिद कुली खान प्रोटेस्ट नहीं करता फिर इस चीज़ के लिए, जो नवाब था बंगाल का। अब उसको तो टेंशन हो गई क्योंकि रेवेन्यू जो बंगाल का था वो सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ऑफिशियल्स भी पे नहीं करना चाह रहे थे टैक्सेस। लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम शिप्स इन मैड्रास पेंटेड बाय विलियम सिम्पसन। और ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये विलियम सिम्पसन ने 1867 में बनाई थी, जो कि लोकल बोट्स जो है गुड्स लेकर आ रही हैं फ्रॉम शिप्स इन मैड्रास, मैड्रास में शिप्स से आ रहे हैं सारे गुड्स। ठीक है, दिस इज द पेंटिंग। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स? अब ट्रेड के कारण बैटल क्यों हुआ, ये चीज़ें अब हम पढ़ेंगे। ये रॉबर्ट क्लाइव की पिक्चर है। लेट्स रीड अबाउट दिस। Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो 18th सेंचुरी के टाइम की बात है, जब अभी स्टार्टिंग थी 18th सेंचुरी की अर्ली टाइम में, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया किसके बीच में, कंपनी और नवाब्स, जो बंगाल के नवाब्स थे उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो लड़ाइयाँ थी, जो झगड़े थे, वो ज़्यादा और बढ़ते चले गए। इंटेंसिफाइड होना मतलब बढ़ना। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जब औरंगजेब की डेथ हो गई, द बंगाल नवाब्स asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो बंगाल के नवाब्स ने पावर को असर्ट करने की कोशिश की, मतलब एक राज्य अपना खुद समझने लग गए, उस पर शासन करना चाहते थे। अदर रिलीजन एज द अदर रीजनल पावर्स वर डूइंग एट दैट टाइम, और सभी रीजनल पावर्स ये काम कर रहे थे एक दूसरे को, मतलब औरंगजेब के बाद अब किसी का शासन तो था नहीं, तो सब अलग अलग रीजन को अपना अपना राज बना के शासन करना चाहते थे। मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अलीवर्दी खान। अब मुर्शिद कुली खान जब बंगाल के नवाब थे, उनके बाद अलीवर्दी खान आए, एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। उसके बाद सिराजुद्दौला थे जो नवाब बने बंगाल के। ईच वन ऑफ देम वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर, और सारे स्ट्रॉन्ग रूलर थे। ये मुर्शिद कुली खान है, अलीवर्दी खान है और सिराजुद्दौला है, ये सारे ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग नवाब थे बंगाल के। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनीज कंसेशंस, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, डिनाइड इट any right to mint coins and stopped it from extending its fortifications. अब ये तीनों नवाब्स को बिल्कुल नहीं पसंद था फोर्टिफिकेशन, तो इन्होंने कंपनी को किसी भी तरीके का कंसेशन देना सही नहीं समझा। उन्होंने इन चीज़ों को अपोज किया क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि कंपनी आगे बढ़े ज़्यादा। इन्होंने ट्रेड के लिए जो भी कंसेशन था वो सब कुछ डिनाई कर दिया, उन्होंने परमिशन नहीं दी इन सब चीज़ों की। सो और फोर्टिफिकेशंस भी नहीं चाहते थे वो लोग। एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट, दे क्लेम्ड that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the Nawab. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters, and trying to humiliate the Nawab and his officials. यहाँ पे बता रहे कंपनी को जब ये चीज़ हुआ कि कंपनी को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि हाँ हमें नहीं परमिशन दे रहे हैं, हमें नहीं ये सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कंपनी को नहीं अच्छी लगी, उन्होंने इस चीज़ का अपोज किया। और अपोज करने में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि पूरी तरह से मतलब बहुत बुरे बुरे डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स भेजने लग गए,
और टैक्सेस नहीं पे करना चाहते थे। इन्होंने रिफ्यूज कर दिया टैक्सेस पे करने के लिए और क्या स्टार्ट कर दिया, नवाब्स को और उनके ऑफिशियल्स को ह्यूमिलिएट करना, मतलब झुका देना। उनको उन्होंने झुकाने की पूरी तरह से कोशिश की। तो अब यहाँ पे वही बता रहे हैं कि दे क्लेम्ड दैट, अब उन्होंने क्या क्लेम किया कंपनी ने, एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट, दे क्लेम दैट द कंपनी वॉज, अब यहाँ पे ये जो नवाब थे ये कह रहे हैं कि एक कंपनी जो है इनको बंगाल गवर्नमेंट को डाउन कर रही है, उसके रेवेन्यू को घात कर रही है, मतलब उसके रेवेन्यू को बर्बाद करने पे लगी हुई है, अपना हासिल करना चाहती है कंपनी। और वो चाहते हैं, मतलब यहाँ पे नवाब कह रहे हैं कि कंपनी चाहती है कि नवाबों की अथॉरिटी भी कंपनी को मिल जाए। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें, और ये बता रहे हैं कि वो रिफ्यूज़ भी कर रहे हैं पे टैक्सेस पे करने के लिए, बुरे बुरे लेटर्स लिख रहे हैं, डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिख रहे हैं, और जो हमारे नवाब्स हैं और उनके ऑफिशियल्स हैं उनको ह्यूमिलिएट करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। ये सारा कुछ बंगाल के नवाब्स ने अपनी तरफ से लिख के दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। The company on its part declared that the unjust demands of the local officials were ruining the trade of the company and trade could flourish only if the duties were removed. It was also convinced that to expand trade, it had to enlarge its settlements, buy up villages, and rebuild its forts. The conflicts led to confrontations and finally culminated in the famous Battle of Plassey. अब क्या हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे कंपनी भी इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर रही है कि हाँ नवाबों ने गलत बात कही है, और वो अपनी तरफ से डिक्लेयर कर रही है कि अगर हम ट्रेड को नहीं, अगर हम टैक्सेस पे करेंगे तो हम कैसे ट्रेड कर पाएंगे। और ये बता रही है, कंपनी अपनी तरफ से बोल रही है कि दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स, अब वो कह रहे हैं कि ये सब जो लोकल ऑफिशियल्स के अनजस्ट डिमांड्स जो हैं, जो कि सही नहीं है, वो हमारे ट्रेड को, हमारी कंपनी के ट्रेड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और अगर हम ट्रेड करेंगे तो तभी ट्रेड कर पाएंगे जब ड्यूटीज हटाई जाएंगी, ड्यूटी फ्री किया जाएगा। अगर हम टैक्सेस ही पे करते रहेंगे तो सारा ट्रेड बर्बाद हो जाएगा, व्यापार खत्म हो जाएगा। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड, और फिर उसके बाद ये भी कन्विंस किया गया टू एक्सपैंड ट्रेड, और तभी एक्सपैंड हो सकता है ट्रेड जब यहाँ का सेटलमेंट और ज़्यादा हम बढ़ा लें, कंपनी सेटलमेंट अपना और ज़्यादा बढ़ा ले, कुछ विलेजेस खरीद ले और रीबिल्ड इट्स फोर्ट्स, और उसके काफ़ी सारे फोर्ट्स भी बनाए जाएं, तब तो ये कंपनी ट्रेड प्रॉपरली कर सकती है। और इसी कारण बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ठीक है, नाउ द बैटल ऑफ प्लासी, अब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। व्हेन अलीवर्दी खान डाइड इन 1756, अलीवर्दी खान कब मरे थे, 1756 में। सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, then Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal. The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concessions and other privileges. यहाँ पे बोल रहे हैं कि पपेट यहाँ पे किसके लिए कहा गया है, पपेट मीन्स एक जो टॉय होता है उसके बारे में नहीं बात हुई है, मीन्स यहाँ पे पपेट के लिए इसलिए कहा गया कि ब्रिटिश चाहते थे कि एक ऐसे राजा को हम बनाए, एक राजा बनाए, जो नवाब बनाए, जो कि हमारे कंट्रोल में रहे, मतलब वो बैठे तो गद्दी पर लेकिन गवर्न ईस्ट इंडिया कंपनी करे, तो इसलिए उसको पपेट कहा गया, मतलब वो अपने उंगलियों पर नचाना चाहते थे, अपने इशारों पर उनको चलाना चाहते थे, तो इस टाइप का उनको कोई रूलर चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर, क्योंकि सिराजुद्दौला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, तो कंपनी इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा वरीड थी, और क्या चाहती थी, एक पपेट रूलर बनाना जो कि उनकी बातें सुने और हर तरीके से उनको कंसेशंस दे और बाकी सारे प्रिविलेजेस भी प्रोवाइड कराए। सो इट ट्राइड, तो उसने ये चीज़ करने की भी कोशिश की, दो विदाउट सक्सेस, हालांकि उस समय उनको सक्सेस नहीं मिली, टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला's राइवल्स बिकम द नवाब, और उन्होंने क्या किया, एक उनके ही सिराजुद्दौला के ही जो मतलब आर्मी में थे, उन्होंने वो थे मीर जफर को उन्होंने क्या किया, अपने कंट्रोल में कर लिया, उनको फंसाया, उनको बोला कि सिराजुद्दौला को आप हम मार देंगे, आप वहाँ पे आराम से शासन करना, हम आपकी रक्षा करेंगे, मतलब जस्ट लाइक डिवाइड एंड रूल, मतलब उन्होंने उनको भड़का दिया कि आपको राजगद्दी मिल जाएगी, सिराजुद्दौला को हम गद्दी से हटा देंगे। ठीक है, तो उन्होंने उसकी हेल्प की ईस्ट इंडिया कंपनी की सिराजुद्दौला को हटाने के लिए।
ताकि वो राय मतलब नवाब बन सके। एंड इन्फ्यूरिएटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप मेंडलिंग in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenues। अब यहाँ पे सिराजुद्दौला ने प्रोटेस्ट किया कि कंपनी को क्या करना चाहिए, कंपनी को पॉलिटिकल तरीके से हर चीज़ फॉलो करना होगा, पॉलिटिकल अफेयर्स में ज़्यादा इंटरप्ट नहीं करना होगा, फोर्टिफिकेशन को स्टॉप करना होगा और रेवेन्यूज पे करने पड़ेंगे। ये सारी बातें सिराजुद्दौला कंपनी को बोलता है, ठीक है। आफ्टर नेगोशिएशंस फेल्ड, अब ये सारी बातें सब कुछ फेल हो गया। The Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory at Qasim Bazar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen, and blockaded English ships. Then he marched to Calcutta to establish control over the company's port there. यहाँ पे धीरे धीरे अब सिराजुद्दौला ने क्या किया, ये सारा कुछ होने के बाद जब ये नेगोशिएशंस फेल हो गए तो वो मार्च किया उन्होंने किस तरफ, कासिम बाजार की ओर। अपने 30,000 सोल्जर्स को अपने साथ लेके गए और इंग्लिश फैक्ट्री कासिम बाजार में जो थी उसको कैप्चर किया, वहाँ के कंपनी ऑफिशियल्स को कैप्चर किया और वेयर हाउस को लॉक कर दिया, इंग्लिश मैन डिस्ट्रॉय कर दिए उन्होंने, उनके आर्मी सोल्जर्स को मार दिया एंड ब्लॉकेटेड इंग्लिश शिप्स, और सारे जो इंग्लिश शिप्स थे उसको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद वो कैलकाटा की ओर मार्च कर गए, उधर की ओर बढ़ गए और वहाँ पे कंपनीज फोर्ट को वहाँ पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने पहुँच गए। कैलकाटा में जो कंपनीज फोर्ट थी उस पर उन्होंने अपना इस्टेब्लिशमेंट बनाने की कोशिश की कैलकाटा में। Now hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced by naval fleets. Prolonged negotiations with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against Sirajuddaulah at Plassey. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कैलकाटा में क्या हुआ, न्यूज़ फैल गई। द कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास, अब यहाँ पे कंपनी ऑफिशियल्स हैं मद्रास के, उन्होंने क्या किया, कुछ आर्म्ड फोर्सेस भेजा रॉबर्ट क्लाइव के साथ, रेनफोर्स्ड बाय नेवल फ्लीट्स। प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशंस, बहुत मतलब काफ़ी टाइम तक ये नेगोशिएशंस चलते रहे नवाब के साथ। फाइनली 1757 में क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव को कंपनी आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला प्लासी, और रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया किसके खिलाफ, सिराजुद्दौला के खिलाफ प्लासी में। वन ऑफ द मेन रीजंस for the defeat of the Nawab was that the forces led by Mir Zafar, one of Sirajuddaulla's commanders, never fought the battle. Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Sirajuddaulah। यहाँ पे जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में भी पहले भी बात बताई थी कि मीर जाफर जो थे उनके जो कमांडर्स में से एक थे सिराजुद्दौला के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि क्लाइव ने उनको एक लालच दे दिया, प्रॉमिस कर लिया कि अगर आप मेरा साथ दोगे, अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो हम आपको नवाब बना देंगे और सिराजुद्दौला की डेथ हो जाएगी। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम द फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वन इन इंडिया। और बैटल ऑफ प्लासी जो है कंपनी ने जीता था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि पहली विक्ट्री थी जो कि कंपनी ने जीती थी इंडिया से, ठीक है। सो नेक्स्ट इज आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, अब डिफीट मतलब हार गए वहाँ प्लासी के अंदर और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, ब्रिटिश जीत गए थे। सिराजुद्दौला वॉज असैसिनेटेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब। अब सिराजुद्दौला जो है उनको थ्रोन पर से उतार दिया गया, राजगद्दी से हटा दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. Its prime objective was the expansion of trade. If this could be done without conquest, through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not to be taken over directly. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मीर जाफर के बाद तो यहाँ पे ट्रेड उनका चल ही रहा था ब्रिटिश का, तो वो चाहते थे और ज़्यादा मतलब ट्रेड को एक्सपैंड करना। तो ट्रेड को एक्सपैंड करने के लिए वो सोच रहे थे कि लोकल रूलर्स पे और ज़्यादा लोकल रूलर्स को अपनी तरफ मिलाते जाएं ताकि प्रिविलेजेस उनको मिलती रहें, और इसलिए टेरिटरी को डायरेक्टली
टेक ओवर नहीं करना था उनको। वो किसी तरह से मतलब वो झगड़ा लड़ाई नहीं करते थे, वो एक्चुअली क्या करते थे, वो जो रूलर्स होते थे उनको ब्राइब कर देते थे या फिर उनको किसी किसी बातों में फंसा देते थे कि कहीं की राजगद्दी देने का वादा कर लेते थे। इस टाइप का मतलब प्रोसेस था उनका, जिस वजह से रूलर्स उनके बहकावे में आ जाते थे। Soon the company discovered that this was rather difficult. अब कंपनी को लग रहा था कि ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम है। For even the puppet Nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. अब यहाँ पे अब ये भी चिंता हो रही है कंपनी को कि पपेट जो रूलर्स होते थे, पपेट नवाब जो थे, वो हर तरीके से हेल्पफुल नहीं हो सकते थे कंपनी के लिए। कुछ बातें थी जो कि कंपनी को ही हैंडल करना पड़ता था, नवाब वहाँ कुछ नहीं कर पाते थे। जो कि कंपनी चाहती थी वैसा नवाब नहीं कर पाते थे कई बार। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सॉवरेनिटी इफ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स। क्योंकि अब बात यह है कि नवाब जो होते थे उनको भी चाहिए था कि उनकी डिग्निटी सब्जेक्ट्स के बीच में, प्रजा के बीच में बनी रहे, सॉवरेनिटी उनकी बनी रहे। इस वजह से वो डायरेक्टली उनको नहीं कह सकते थे कि आप कुछ नेगेटिव करिए, ठीक है। तो इस वजह से वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो पाते थे कंपनी के लिए। What could the company do? अब इसके लिए कंपनी क्या करेगी? When मीर जाफर protested, जब मीर जाफर ने इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया, the company deposed him and installed मीर कासिम in his place. और ये चीज़ मीर जाफर को पसंद नहीं आई कि कंपनी ने क्या किया, मीर कासिम को वहाँ पे राजगद्दी पे बिठा दिया। When मीर कासिम complained, he in turn was defeated in the battle fought at Buxar 1764, driven out of Bengal, and Mir Zafar was reinstalled. यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अब मीर कासिम को बिठा दिया गया राजगद्दी पे। जब मीर कासिम ने भी ये चीज़ मतलब कंप्लेन किया कंपनी को कि आप गलत कर रहे हो, मतलब उनको भी अब ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि अब ये ज़्यादा हो रहा है, मतलब कंपनी अब उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है। तो मीर कासिम इस चीज़ के लिए मना करने लग गए। तो फाइनली एक बैटल और हुआ, दैट इज द बैटल ऑफ बक्सर, दैट वाज फॉट इन 1764, ठीक है, जो कि बंगाल में हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर। ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल, और उनको बंगाल से निकाल दिया गया। वो हार गए थे, बैटल ऑफ बक्सर हुआ और उनको बंगाल से निकाल दिया गया। एंड मीर जाफर वाज रीइंस्टॉल्ड, और वापस मीर जाफर को राजगद्दी पे बिठा दिया गया। द नवाब हैड टू पे ₹5 लाख एवरी मंथ, यहाँ पे ये लिखा है ना ₹5 लाख एवरी मंथ, बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर्स एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि नवाबों को भी इन चीज़ों के लिए पे करना पड़ता था। किन चीज़ों के लिए? मतलब वो जो कंपनी इनको प्रोवाइड कराती थी हेल्प, उसके लिए नवाबों को ₹5 लाख एवरी मंथ पे करना पड़ता था कंपनी को, क्योंकि कंपनी हर तरीके से ज़्यादा पैसे चाहती थी ताकि वो अपने वॉर्स को फाइनेंस कर सके और अपने सारी डिमांड्स को, जो ट्रेड की डिमांड्स हैं, उसको वो पूरा कर सके और सारे अदर एक्सपेंसेस को भी पूरा कर सके। इट वांटेड मोर टेरिटरीज, और वो और ज़्यादा टेरिटरीज चाहते थे, और मोर रेवेन्यू, और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू पाना चाहते थे। जहाँ से जहाँ तक हो सकता था उनको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए था। बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड। जब मीर जाफर की डेथ हुई 1765 में, तब कंपनी का मूड चेंज हो गया। Having failed to work with puppet Nawabs, Clive declared, "We must indeed become Nawabs ourselves." अब यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव की बात हो रही है कि रॉबर्ट क्लाइव ने जब देखा कि मीर जाफर की डेथ हो गई, उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि पपेट नवाब्स किसी काम के नहीं है, इनके संग काम करना यूजलेस है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं एक्सपैंड कर पा रहे हैं अपने ट्रेड को। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या डिक्लेयर किया कि अब नवाब्स की जगह हमको खुद नवाब बन जाना चाहिए उस जगह पे, क्योंकि हमको कोई सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिल रहा है। Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. अब 1765 में मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी, अब मुगल एम्परर ने कंपनी को अपॉइंट किया एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। दीवान मतलब जो कि रेवेन्यूज कलेक्ट करता है, जो कि सारा कुछ देखता है लैंड के बारे में।
तो ये दीवान की जो उपाधि थी वो कंपनी को मिल जाती है। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। अब ये सारी प्रॉब्लम जो कंपनी ने पहले फेस की थी वो सारी सॉल्व हो चुकी है। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपैंडेड। और फिर 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, अर्ली 18th सेंचुरी में ही इंडिया में इनका ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। और इनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदनी पड़ती थी गोल्ड और सिल्वर की, जो कि ब्रिटेन से इम्पोर्ट की जाती थी। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। क्योंकि उस वक्त ब्रिटेन के पास कुछ भी नहीं था, कोई गुड्स नहीं था इंडिया में सेल करने के लिए। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। और बैटल ऑफ प्लासी हो गया तो उसके बाद ब्रिटेन भी गोल्ड को इम्पोर्ट कर, मतलब इंडिया में इम्पोर्ट करना बंद कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें लॉस हुआ था। एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एजम्पशन ऑफ दीवानी। दीवानी के बाद जो है ये जो गोल्ड और सिल्वर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा था वो सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि इनकी सारी ज़रूरतें, सारी जो इमरजेंसीज थी, सारा कुछ इनको यहीं से मिल जा रहा था, बंगाल के रेवेन्यू से इनको सारे प्रॉफिट्स हो जा रहे थे। तो इसलिए इन्होंने ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया। क्योंकि जब सारी चीज़ें यहाँ से ही आपकी एक जगह से पूरी होती हैं तो आप दूसरी जगह फिर क्यों जाओगे। तो जब दिवाली से इनको सारी प्रॉब्लम्स इनकी सॉल्व हो रही थी, सारे प्रॉफिट्स मिल रहे थे, तो ये फिर क्यों ब्रिटेन का बिजनेस करें गोल्ड और सिल्वर का, तो इन्होंने वो सब कम कर दिया। नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। और कंपनी के एक्सपेंसेस कहाँ से हो रहे थे, जो इंडियन रेवेन्यूज थे उससे इनको काफ़ी सारे प्रॉफिट्स हो रहे थे। दीज रेवेन्यूज कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया। और यही रेवेन्यूज यूज किए जाते थे कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल इंडिया वाले खरीदने के लिए। मतलब इंडिया के जो सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल्स थे ये ब्रिटिश ने, मतलब ये कंपनी ने अपने रेवेन्यू के सहारे खरीद लिया। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स भी मेंटेन किया जाने लगा एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कैलकाटा। अब रेवेन्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे थे, बहुत ज़्यादा इनके सारे मतलब जो ज़रूरतें थी सब पूरी होती जा रही थी, तो इन्होंने कॉटन टेक्सटाइल्स जो इंडिया का था वो खरीद लिया इंडिया में। और फिर इन्होंने कंपनी ट्रूप्स को भी मेंटेन करना शुरू कर दिया। बिल्डिंग जो है उनके जो कंपनी फोर्ट और ऑफिसेज बनाए जा रहे थे कैलकाटा में, उसमें भी कॉस्ट इस रेवेन्यू से ही उनकी निकल जाती थी, इसलिए इनको प्रॉब्लम्स इनकी खत्म होने लग गई। मतलब ये ज़्यादा रेवेन्यू के कारण ये काफ़ी आगे बढ़ते चले गए। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। नवाब्स मीन्स हियर नवाब्स, ठीक है। तो व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स? इट मीन्स ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। कंपनी को और ज़्यादा पावर और अथॉरिटी मिल चुकी थी। बट इट ऑल्सो मेंट समथिंग एल्स। बट लेकिन ये कुछ और भी इसका मतलब निकल रहा है। Each company servant began to have visions of living like नवाब्स। अब यहाँ पे सभी जो कंपनी के सर्वेंट भी थे, जो ऑफिशियल्स के अलावा जो सर्वेंट्स थे, वो भी अपने आप को नवाब समझने लग गए थे। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट्स टू कंपनी ऑफिशियल्स। अब यहाँ पे बता रहे कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद वो इतना ज़्यादा ये लोग मतलब बुरी तरह से हार चुके थे कि कंपनी की हर बात को इनको फॉलो करना पड़ रहा था। तो बंगाल के नवाब्स को फोर्स किया जाने लगा कि वो अपनी ज़मीनें और बहुत सारा पैसा एज ए गिफ्ट कंपनी ऑफिशियल्स को दें। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड मतलब संचित करना, मतलब इकट्ठा करना। ये अमेज लिखा है ना, इसका मतलब होता है संचित करना। अ फॉर्च्यून मीन्स मनी, पैसा। तो ये सारा कुछ बता रहे हैं कि और रॉबर्ट क्लाइव खुद अमेज्ड किया, उसने संचित किया बहुत सारा पैसा इंडिया में। ही हैड कम टू मैड्रास, फिर वो मैड्रास गया, दैट इज चेन्नई, फ्रॉम इंग्लैंड से चेन्नई गया इन 1743 में एट द एज ऑफ 18। और वो जब 18 ईयर्स का था तब से वो इंडिया में आ गया था 1743 में, और उसने बहुत सारा फॉर्च्यून इंडिया में अमास कर लिया। When in 1767 he left India, जब वो 1767 में इंडिया छोड़ के जा रहा था, his Indian fortune was worth this much। ये आपको पूरा बता रहा है कि इतना सब कुछ इनके पास
जब वो जाने लगा था इंडिया छोड़ के तो इतना अमाउंट उसके पास आ गया था। इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764 he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. यहाँ पे बता रहे हैं कि जब उनके पास इतना सारा पैसा मिला तो ईस्ट इंडिया कंपनी को शक हुआ उन पर, क्योंकि वो खुद एक पहले तो उनको अपॉइंट किया गया था जब गवर्नर बंगाल का 1764 में, तो उनसे कहा गया था कि आपको यहाँ का करप्शन रिमूव करना है, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को बचाना है, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में आपको सारे करप्शंस को दूर करना है। लेकिन वो खुद क्रॉस एग्जामिन्ड हो गए 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू, क्योंकि वो एक शक के दायरे में थे कि उनके पास बहुत सारा पैसा है और वो कहाँ से आया, तो इसलिए उनको उस पोस्ट से हटा दिया गया। एक्विटेड मीन्स उस पोस्ट से हटा देना। तो ही कमिट, और इसी की वजह से उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया 1774 में। ठीक। However, not all company officials succeeded in making money like Clive. Many died an early death in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. मतलब कंपनी ऑफिशियल्स बहुत सारे थे मनी बनाने में, लेकिन क्लाइव की तरह इतना ज़्यादा कोई नहीं बना पाया। बट किसी की मौत हो गई, कोई बीमारी से मर गया, किसी वॉर में ख़त्म हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी करप्ट या डिसऑनेस्ट होंगे। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स, जो बहुत सारे थे बहुत ही अच्छे घरों से आए हुए थे। एंड देयर अपर मोस्ट डिज़ायर वॉज टू अर्न इनफ इन इंडिया। बस उनका एक ही काम था, एक ही मतलब उनकी इच्छा थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके इंडिया में। रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा के ब्रिटेन वापस चले जाएं और कंफर्टेबल लाइफ जी सकें। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विथ वेल्थ led flashy lives and flaunted their riches, और जो लोग वापस जा सके अब वेल्थ वगैरह लेके इंडिया का, वो तो आराम से वहाँ पे जी रहे थे बहुत अमीर होके। दे वर कॉल्ड नवाब्स, और वो अपने आप को नवाब्स कहने लग गए। एंड एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, ये नवाब्स बोला जाता है नवाब को ही। दे वर ऑफन सीन एज upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons, और उनका मजाक उड़ाया जाता है और कार्टून्स की तरीके से उनके ऊपर ब्रिटिश सोसाइटी उनका मजाक उड़ाती है, क्योंकि दे वर ऑफन सीन एज अपस्टार्ट्स। वो पहले कैसे थे, फिर यहाँ से गए, वो अचानक से चेंज हो गए, तो ये सारी बातें, ये सारा कुछ उनका मजाक बना रहा था। मतलब ब्रिटिश सोसाइटी को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने इन सब चीज़ों का प्लेस के थ्रू, कार्टून्स के थ्रू मजाक बनाना शुरू कर दिया। सो स्टूडेंट्स, अब ये काफ़ी सारा हो गया है, जस्ट रीड इट प्रॉपरली, गो थ्रू द चैप्टर अगेन, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।